जब एक हमारा उस्ताद अतन करता है उस पर भी एतराज़ है, फिर उसके बाद इसी चौक को इस बात पे एतराज़ है कि हमारी ख़वातीन बाज़ार में क्यों जाती है, वो जानवर हैं उनको बांध के रखो। और फिर उसके बाद HED वाला एक नोटिफिकेशन निकालते हैं कि आप यूनिवर्सिटियों में कॉलेजों में कोई इस तरीके से इवेंट नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद SHO एक और बयान देता है कि शादियों में भी अगर किसी ने म्यूज़िक किया। जनाब आली, मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या हमारा मुआशरा पश्तून मुआशरा है, इसमें इन सब चीज़ों की किस दर्जे पे मवानियत है और इसका तयन क्या जो है ना हमारे इस तरीके से होंगे जिस तरीके से कुल-ए-आम हमारे यहाँ हो रहा है। अगर ये बातें सुनने के लिए आप लोग, ये हमारे जितने भी मेंबर साहिबान बैठे हैं, अगर ये उनके पास पेशेंस नहीं है तो हम बात करते ही नहीं हैं। लेकिन ये बात दिल को लगती है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बातें हैं जनाब स्पीकर। अगर इन चीज़ों पे हम नहीं उठेंगे, हमारे मुआशरे में जितना बिगाड़ आ चुका है। हम सादा पश्तून थे पहले, हम 1979 से पहले सादा पश्तून थे। सादा पश्तून मुजाहिदीन बन गए, मुजाहिदीन से तालिबान बन गए, तालिबान से दहशतगर्द बन गए, दहशतगर्दों से अल-खवारिज बन गए, आगे और हम क्या क्या बनेंगे। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको हम सोचेंगे। हम इसलिए यहाँ पे आए हुए हैं, इसलिए यहाँ पे बैठे हुए हैं कि अगर इन चीज़ों पे हम नहीं सोचेंगे। आज एक अब्दुल अली बना हुआ है SHO, कल को 2 होंगे, परसों 3 होंगे। इसके चलते 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 हमारे सारे SHO वो सारे हम पे ऐसी शरीयत नाफिज करेंगे जिस शरीयत का न दीन में जिक्र न इस्लाम में जिक्र, अपनी एक शरीयत लेके आएंगे। यही चीज़ है। लेकिन हम सवाल मेरा ये है कि आया ऐसी शरीयत अटक पार भी है या हमारे पास ही चली आ रही है। कभी हमें SHO डिक्टेट करता है, कभी हमें मुख्तलिफ किस्म के फोरम से डिक्टेट किया जा रहा है। कभी हमारा अपना डिपार्टमेंट, कैसे हमारा अपना डिपार्टमेंट लेटर लिख रहा है, क्यों, किस चीज़ पे मवानियत है। क्या ख़वातीन के कॉलेज में यूनिवर्सिटियों में इवेंट्स नहीं होंगे? क्या ये सारी चीज़ें हमारे लिए लिखी हुई हैं? क्या ये सब, ये ख़वातीन को इस तरीके से एड्रेस करना, जनाब स्पीकर, ये कौन सा इंसाफ है? हम तो ये शिद्दत पसंदी के कायल नहीं है। हमारा मुआशरा पश्तून मुआशरा, इसमें अगर कोई बंदूक भी लेता है तो वो बंदूक हम इसलिए नहीं रखते थे, तलवार हम इसलिए नहीं रखते थे कि उससे हम अपने भाई का, अपने चचाजाद का, अपने तरबूर का, अपने अजीज का कत्ल करते। हमने तो उसको उन हादसात से बचने के लिए एक तदबीर, एक असबाब बनाया हुआ था। और आज हमारा बंदूक हमारे भाई, हमारे चचाजाद, हमारे तरबूर, हमारे अजीज, हर किसी के खिलाफ इस्तेमाल होता है। जनाब स्पीकर, इन चीज़ों पे बात करना, इन पे सोचना, इनके लिए अमल बनाना, इसके लिए हम इधर सारे बैठे हुए। क्यों हम इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं कि शिद्दत पसंदी हमारे हर रग में बस गई है। हमारे पश्तून मुआशरे में इसकी कोई जगह नहीं है। हमारा पश्तून मुआशरा दीन भी है हमारा, और हमारा सब कुछ है। हमारे जिस पश्तून से आप पूछें, आप उससे बात करें, वो अपना हुजरा जमात हर जगह पे यही होता है। जिसका हुजरा और जमात ना हो उसको पश्तून ही नहीं मानते, जिसकी मस्जिद ना हो। जनाब स्पीकर, आपके इसी मुल्क में हम सब बस रहे हैं, हम सब शहरी हैं इसके। लेकिन जब कच्चे के डाकू के खिलाफ ऑपरेशन होता है, कामयाब ऑपरेशन होता है, उसमें सिर्फ कच्चे के डाकू ही मरते हैं। कभी हमने नहीं देखा कि नकल मकानी करो, क्योंकि इधर ऑपरेशन हो रहा है। मेरे यहां जब भी ऑपरेशन होता है उसके लिए मुझे नकल मकानी करनी पड़ती है। जनाब स्पीकर, जब भी कराची में कितनी बड़ी बड़े ऑपरेशन हुए हैं दहशतगर्दों के खिलाफ या जराइम पेशा लोगों के खिलाफ, मुजरिमों के खिलाफ, कितने बड़े बड़े ऑपरेशन हुए हैं। मैंने तो नहीं सुना कि कराची वालों ने एक दिन अपना बुरी बिस्तरा उठाया हो, हैदराबाद की तरफ जा रहे हो। कहां जा रहे हो भाई? इधर ऑपरेशन हो रहा है, इसके लिए हम जा रहे हैं। ये तलख हकायक है जनाब स्पीकर, जिन पे हम सोचना नहीं चाहते हैं। इससे हम इसलिए इन चीजों को एक्सक्लूड करते हैं, उनको इग्नोर करते हैं, ताकि मेरे जहन पे बोझ ना बने। कल को मेरे जिस्म पे भी बोझ बन जाएगा। मैं GOI के काबिल एहतराम मौलाना फजल रहमान साहब की असम्बली में स्पीच मैं सुन रहा था। उसमें वो फरमा रहे थे कि मेरे पास हर कौम का जरगा आया है अमन के लिए,
कि मेरे पास पिछले 2-3 महीनों में या कुछ अरसे में हर कौम का जरगा आया है, बजावड़ का मेरे पास आया है, वजीरिस्तान का आया है, खैबर का आया है, तीरा का आया है, सब इलाकों से आया है, कुरम से आया है कि वो अमन मांग रहे हैं। देर आए दुरुस्त आए। हम तो दाद देते हैं मौलाना साहब को कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जरगे 1980 की दहाई में भी इसके पास आते थे। उस वक्त जिक्र क्यों नहीं किया कि मेरे पास हर कौम का जरगा आता है अमन के लिए? तो 1980 की दहाई में जो जरगे जाते थे, कौम परस्त जमातों के लीडर जाते थे कि ये हमारी जंग नहीं है, पुराई जंग है, ये अमेरिका और रूस की जंग है। मैं सवाल पूछता हूं कि क्या हमें उस वक्त मौलाना साहब को यह नहीं सोचना चाहिए था कि उस क्लाशनकोव को 1980 की दहाई में मेरे मुआशरे में लाया, जो आज तक निकल नहीं रहा है। जनाब स्पीकर, ये हम इस तरीके से सोचते हैं जो हमारे लिए सूट करता है। हम पसंद के मुसलमान बन गए हैं। शराब की मुझे आदत नहीं है, उसको मैंने इस्लाम के लिए छोड़ा हुआ है। पैसों की लत पड़ी है, रोज पैसे लेता हूं, फिर दीन नहीं है कोई। मैं बेयार और मददगार इस सूबे पश्तूनख्वा में जितने भी हमारे पश्तून पड़े हैं, कोई वाली वारिस नहीं है। हम बड़े आसानी के साथ अनडिजायर्ड लोगों के हाथ में पड़ जाते हैं। क्यों? कि मेरा सारा नौजवान बेरोजगार इसी तरह फिर रहा है, मेरा सारा नौजवान कोई वसाइल उसके पास नहीं है, मेरे सारे लोग गुर्बत से मर रहे हैं। लेकिन जनाब स्पीकर, मैं हमेशा कहता हूं कि हम पश्तून अपनी तारीख से इल्म है, अपने कायदीन से जो हमारे गुजरे हैं उनसे बेखबर हैं। जनाब स्पीकर, हम पश्तून फिर भी इस हाल में बेगैरत नहीं है, गैरत के साथ जी रहे हैं। लेकिन सवाल उठ रहा है हमारे जहन में कि मेरे वसाइल पे मेरा पूरा इख्तियार होना चाहिए। मेरे वसाइल से पहले मेरी जरूरत पूरी की जाए, उसके बाद दूसरों की पूरी की जाए। मेरे वसाइल की जो कीमत लगाई जा रही है वो कीमत मुझे दी जाए। मेरे करक में गैस पैदा हो रही है 500%, मेरे पूरे सूबे की जरूरत 216% है। पंजाब की 1078% रिक्वायरमेंट है और उधर 134% पैदा हो रही है। उधर मसला नहीं है गैस का, मुझे मसला है गैस का। जहां पे प्रोड्यूस हो रहा है उस जिले को भी गैस पूरी नहीं दी हुई है। और सबसे हैरानगी की बात, शर्म की बात, अफसोस की बात कि मेरे घर घर जो लाइनें लग रही हैं वो भी मेरे रॉयल्टी के पैसों से लग रही है। जनाब स्पीकर, ये बातें सुनना वाकई दुख देता है। इसको बर्दाश्त करने के लिए, इसको सुनने के लिए ताकत चाहिए। मैं ये बात यहां पे नहीं करूंगा तो मैं कैसे अपने इलाके में जाऊंगा। मैं वाकई बता रहा हूं जनाब स्पीकर कि हम मामूली चक्रों में पड़े हुए हैं। हमने अपने मुआशरे को भी छोड़ा हुआ है, अपनी तारीख को भी छोड़ा हुआ है और अपने वसाइल पे भी बात नहीं करते हैं, और ज्यादतियां जो मेरे साथ हो रही हैं उन पे भी बात नहीं करते हैं। तो क्या करेंगे हम यहां पे? जनाब स्पीकर, ये जिस तरीके से डॉक्टर अमजद साहब ने बताया है कि डॉक्टर इबाद बात कर रहा था कि 2013 तक हमारे पश्तूनख्वा सूबे पे 150 अरब कर्जा था और 12 साल में ये 850 अरब पे पहुंचा। बिल्कुल ठीक कहा है, लेकिन ये भी तो सोचें कि 66 सालों में आपने हमारे साथ क्या किया। इस बेचारे को तो नहीं पता, लेकिन इनके कायदीन ने हमारे साथ क्या किया। ये जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, कभी उनसे पूछा करें
कि 66 सालों में 150 अरब पे हमारे साथ कौन कौन सी ज्यादती नहीं हुई है। हम तो यहां तक आए हुए हैं कि हमारे घर से बंदा निकलता है तो हम दुआएं मांगते हैं कि वापस घर आएगा कि नहीं आएगा। आया पंजाब में इस तरह होता है? हम कभी ये नहीं चाहते हैं कि पंजाब में भी ऐसा हो, सिंध में भी ऐसा हो जो हमारे साथ हो रहा है, लेकिन हम सिर्फ एक ख्वाहिश, एक तमन्ना तो कर सकते हैं कि हमारे साथ भी वो सलूक हो कि हम घर से निकलें, खुशी से निकलें, कारोबार हो, रोजगार हो, कारखाने हो, खुशी हो, वसाइल हो, सब कुछ हो। जो मुझे मुयसर नहीं है और जो मुझे मुयसर है उसमें से मुझे हिस्सा नहीं देते। जनाब स्पीकर, मुझे इतना बड़ा अफसोस हुआ जब मैंने यहाँ पे एक रेजोल्यूशन का सुना कि हमारे यहाँ पे असेंबली से एक करारदाद पास हुई है। हमें किसी की अलहदगी से या किसी की हमारे सूबे बनने से कोई हमें एतराज नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं जनाब स्पीकर, मैं जिला लकी मरवत के आबासा खटक, शमूनी खटक से लेकर जिला करक के तमाम खटक कबाइल, फिर आगे बंगी खेल, शकरदरा, लाची, कोहाट डिस्ट्रिक्ट, गुम्बट, जंड, नौशेरा, निजामपुर, अकोड़ा, मर्दान तख्त बई से होते हुए मलकंड टॉप तक तमाम खटक कबाइल का मैं नुमाइंदा हूं। और मैं ऐसी तकसीम को बिल्कुल नहीं मानता जो बगैर जो है ना किसी उसको, हमारा सारा कबीला ऐसे तकसीम के खिलाफ है जो सूबे की तकसीम हो रही है, ऐसे करारदादें पास हो रही है 16 मेंबरान पे। अगर ये वाकई ऐसा है, मैं इसकी पुरजोर मजम्मत भी करता हूं और मैं ये कहता हूं कि मेरा कबीला, मेरा खटक कबीला इस सूबे की तकसीम को किसी तौर पे नहीं मानता। आया हम कम रह गए? इधर हमारे पीपल्स पार्टी के लोगों ने और मुस्लिम लीग नून के लोगों ने आपस में मिल बैठ के सूबे का बंटवारा करना चाहते हैं और हमें पता ही नहीं है क्यों, किससे पूछा है? मेरे कायद का ये क्या मेरे कायद से पूछा गया था कि ये करारदाद पास हम कर रहे हैं, सूबा अलग बना रहे हैं? जब तक मेरे कायद का इस पे आमादगी ना हो और फिर हम जाएंगे अपने कबीले में बात करेंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि काइंडली इसको क्लियरिफाई कर दें कि क्या ऐसी कोई करारदाद यहां पे आई है, नहीं आई है, पास हुई है, नहीं पास हुई, हमें कुछ भी नहीं पता। सिर्फ इसकी हम आवाज सुन रहे हैं कि यहां पे एक करारदाद इस तरह आई थी, पूछने पे बताया नहीं जा रहा। जनाब स्पीकर, हमेशा से जब भी इस सूबे पे मुश्किल वक्त आया है, हमने महसूस किया है कि हमारे मसलों को उस तरीके से एड्रेस नहीं किया जाता जिस तरीके से इस सूबे के हालात होते हैं, इस सूबे के मुश्किलात होती हैं, इस सूबे के जितने भी हमारे शहरी हैं उन शहरियों के हकूक नहीं दिए जा रहे हैं। चूंकि मगरिब का वक्त है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ और मैं आपके पेश हेयरिंग का मशकूर हूँ, लेकिन इस कुछ मेरे टॉपिक्स और भी हैं, इन पे इंशाल्लाह मैं अगले सेशन में बात करूँगा। बहुत शुक्रिया।